गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो वार्ता चल रही थी वो चल रही थी विशेषण बिंदु को लेकर के, जिसमें अब तक हमने जो वार्ता की है उसमें हमने ये जाना है कि विशेषण क्या होते हैं और ये विशेषण शब्द किस प्रकार से जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी विशेषताएं बतलाते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि प्रविशेषण क्या होते हैं और विशेष्य कौन होते हैं। साथ ही हमने विशेषण के प्रकारों पर गहनता से चर्चा की है, जिसमें अब तक हमने विशेषण के 4 प्रकारों को भली भांति समझ लिया है। पहला जो प्रकार था विशेषण का वो था गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो प्रकार था वो था संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो प्रकार था वो था परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो प्रकार था वो था संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इन चारों के ऊपर हम भली प्रकार से वार्ता कर चुके हैं। आज की कक्षा में जो हमारा विशेषण का प्रकार होगा वो होगा अंतिम प्रकार विशेषण का व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इससे पूर्व में जब हमने विशेषण के 4 प्रकारों पे वार्ता की कि गुणवाचक विशेषण, कि जिससे हमने ये जाना कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनामों के गुणों के बारे में अर्थात गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि का हमें ज्ञान करवाए, वे सब क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की किसका ज्ञान कराए, संख्या का, और वो भी कौन सी, अनिश्चित और निश्चित दोनों संख्याओं का ज्ञान कराए। इसके आधार पे हमने उसे 2 भागों में विभाजित किया। और जो परिमाणवाचक विशेषण था उसकी भी हमने ये जाना कि जो नाप तोल या मात्रा होती है उसकी भी निश्चित या अनिश्चितता हो सकती है। उसके आधार पे हमने भी परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद किए। इसके बाद में अंतिम जो वार्ता की थी हमने सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण को लेकर की थी। जब उसमें हमने जाना था कि ये और कुछ नहीं बल्कि सर्वनाम शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। इसलिए मूल रूप में सर्वनाम होने के कारण हम उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के कारण से इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अब जो 5वां प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण? हमने अब तक ये जाना है कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले। और किसकी विशेषता बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की। वाचक यानी होता है बताने वाला, व्यक्ति के बारे में बताने वाला, व्यक्ति की विशेषता बताने वाला। तो आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि एक संज्ञा का प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? यानी इस संसार के जितने भी नाम हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में हमने ये जाना था कि कौन से शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराए, निश्चित नाम का या निश्चित संज्ञा का बोध कराए, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस संसार के जितने भी निश्चित नाम हैं, जैसे मैं लिखता हूँ राम है, जयपुर है, ये सब किसके अंतर्गत गिने गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने गए। तो यहाँ पर जो हमारा विशेषण है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इससे पूर्व में हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, उन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या करने से, प्रत्यय जोड़ देने से जिन नई संज्ञाओं का निर्माण होता है या जिन शब्दों का निर्माण होता है वही क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है राम और एक लिखा हुआ है जयपुर। तो जयपुर तो क्या है, एक स्थान का नाम है, और राम एक व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, राम शब्द जो कि नाम है उसे हटा देता हूँ और यहाँ पे जयपुर शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ता हूँ। जैसे तो इससे किस शब्द का निर्माण होगा, जयपुरी। अब देखिए यार कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ देने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, जो शब्द क्या बन गया, एक विशेषण बन गया। कैसे? जैसे मैं लिखूं जयपुरी,
रजाई। एक लिखते हो आप जोधपुरी जूतियाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जोधपुर जो कि व्यक्तिवाचक विशेषण था उसमें हमने क्या कर दिया, ई प्रत्यय जोड़ करके जोधपुरी बना दिया, और जूतिया शब्द जो लिखा हुआ है यहाँ पे रजाई और जूतिया शब्द दोनों क्या हैं, संज्ञा शब्द है। और इन दोनों संज्ञा शब्दों की विशेषता कौन बता रहे हैं, जयपुरी और जोधपुरी शब्द। अर्थात ये दोनों मूल रूप में तो क्या हैं, संज्ञाएं हैं, लेकिन इनमें प्रत्यय का संयोग होने से, प्रत्यय जोड़ देने से ये क्या बन गए, विशेषण बन गए। तो इस प्रकार से जिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या जोड़ देने से, प्रत्यय जोड़ देने से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है, यानी जो विशेषण बन जाते हैं, वे शब्द ही क्या करते हैं, किन्हीं दूसरी संज्ञाओं की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। यानी वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो मूल रूप में तो क्या होती है, संज्ञाएं होती है, लेकिन विशेषण का काम करती है। अर्थात किसी दूसरी संज्ञा की क्या बताती है, विशेषता बताती है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। तो क्या परिभाषा होगी, देखिए वे विशेषण शब्द जो मूल रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताती है। वे विशेषण शब्द जो मूल रूप में क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के अन्य संज्ञाओं की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप सभी ने सेब खाए होंगे, सेब तो कहाँ से आते हैं, सेब कश्मीर से, तो मैं यहाँ लिखूँ कश्मीरी सेब। अलवरी मावा, यानी यहाँ पर जो दो शब्द मैंने लिखे, कश्मीरी सेब, अलवरी मावा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कश्मीरी शब्द है और अलवरी शब्द है वो किन के योग से बने हुए हैं। यानी मूल रूप में कश्मीर और अलवर जो दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उनमें प्रत्यय जोड़ देने से कश्मीरी और अलवरी शब्द बने हैं। अर्थात ये दोनों प्रत्यय के योग से क्या बन गए हैं, विशेषण शब्द बन गए हैं। और किन की विशेषता बता रहे हैं, किन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण बन गए हैं।
यानी वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो क्या होती है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के क्या करती है, किन्हीं संज्ञाओं की ही विशेषता बताती है, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि जैसे राजस्थानी लोग, इसके अलावा हम कहते हैं भारतीय लोग, अंग्रेजी भाषा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेज जो कि क्या है, संज्ञा शब्द है और उसमें प्रत्यय जोड़ देने से अंग्रेजी शब्द बना और अंग्रेजी भाषा हो गई। इसी प्रकार से और भाषा ले लेते हैं हम, कोई और भाषा, उस प्रकार से जैसे अमेरिका से अमेरिकी भाषा या अमेरिकी लोग, जापानी लोग, बनारसी साड़ियाँ, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि कश्मीरी सेब, अलवरी मावा, राजस्थानी लोग, भारतीय लोग, अमेरिकी लोग, जापानी लोग, अंग्रेजी भाषा, बनारसी साड़ियाँ, तो आपको देखने पे कर्म से ये पता चलेगा कि कश्मीरी जो शब्द है वो मूल रूप में क्या है, संज्ञा है, अर्थात कश्मीर शब्द में प्रत्यय जोड़ देने से कश्मीरी विशेषण शब्द बना है। अलवरी शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से अलवरी विशेषण शब्द बना है। राजस्थान जो कि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें प्रत्यय जोड़ देने से राजस्थानी शब्द बना है। भारत शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से भारतीय बना है और अंग्रेज शब्द में ई प्रत्यय जोड़ देने से अंग्रेजी शब्द बना है। अमेरिका में ई प्रत्यय जोड़ देने से अमेरिकी लोग बना और जापान में ई प्रत्यय जोड़ देने से जापानी और बनारस में ई प्रत्यय जोड़ देने से बनारसी क्या बना है, विशेषण शब्द, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक विशेषणों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के दूसरी जो संज्ञाएं होती है उनकी क्या बताती है, विशेषता बताती है। तो क्रमशः यहाँ पर लिखे हुए सारे के सारे जो उदाहरण हैं उनमें सेब, मावा, लोग, भाषा, साड़ियाँ आदि की ये सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के क्या बता रही है, विशेषताएं बता रही है कि सेब कैसी, कश्मीरी सेब, मावा कैसा, अलवरी मावा, लोग कैसे, राजस्थानी, लोग कैसे, भारतीय, भाषा कैसी, अंग्रेजी, लोग कैसे, अमेरिकी, लोग कैसे, जापानी, और साड़ियाँ कैसी, बनारसी, कैसी, बनारसी। इसी प्रकार से और उदाहरण लें आप, तो जैसे बीकानेरी, रसगुल्ले, जोधपुरी नमकीन, बिहारी चावल। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे व्यक्तिवाचक विशेषणों के क्या बना सकते हो, उदाहरण बना सकते हो। लेकिन उनमें ध्यान ये रखना है कि जो प्रयुक्त होने वाले व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनेंगे और वे प्रयुक्त होकर के किसी संज्ञा की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो सब किसके अंतर्गत गिने जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषणों के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो यहाँ तक जो बात है वो आप सबके समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिवाचक जो विशेषण है वो किन्हें कहेंगे, ये सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनेंगे और ये व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के क्या करेंगे, दूसरी संज्ञाओं की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ तक की वार्ता आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब तक हमने ये जान लिया है कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है और व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। इसके बारे में हमने ठीक प्रकार से, भली प्रकार से समझ लिया है।
तो यहाँ तक जो अपनी वार्ता है विशेषण के प्रकारों को लेकर के वो यही समाप्त होती है। इसके आगे की जो बात है वो आती है अपनी विशेषण की अवस्थाओं को लेकर के। विशेषण की अवस्था किसे कहते हैं? देखिए, तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो देखिए कितनी होती है। विशेषण की अवस्थाएं तो किसे कहते हैं? तो देखिए, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की अवस्था कहते हैं। कैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो विशेषण होता है वो विशेषण क्या करता है? जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनके गुणों के बारे में, उनके परिमाण के बारे में, उनकी संख्याओं के बारे में और उनकी विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण की तुलनात्मक स्थिति जो होगी उसे हम विशेषण की अवस्थाओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी जब क्या होगा, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ तुलना की जाती है तो वो स्थिति कौन सी हो जाती है? दो में कंपैरिजन वाली स्थिति हो जाती है। तो उस अवस्था को हम कहते हैं उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? उत्तरावस्था। और जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना सबसे की जाए तो वहाँ पर जो स्थिति होती है, जो तुलना वाली स्थिति होती है, वो होती है उत्तमावस्था। और जब किसी से तुलना नहीं हो तो वो होती है मूलावस्था। अर्थात विशेषण की जो अवस्थाएं होती है, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी जो होती है वो होती है उत्तमावस्था। कौन कौन सी होगी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जब क्या होगा, एक संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाएगी? विशेषता बताई जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा, तो वो होगी मूलावस्था। अर्थात किसी से तुलना नहीं की जाएगी तो वो होगी मूलावस्था। जैसे मैं लिखता हूँ कोई वाक्य यहाँ पे कि जैसे राम होशियार है। यहाँ पे लिखा मैंने राम होशियार है। फिर दूसरा वाक्य लिख रहा हूँ, राम श्याम से होशियार है। तीसरा वाक्य लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, राम सबसे होशियार है। देखिए, पहला जो वाक्य था उसमें जो राम शब्द है वो क्या है? संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है होशियार। यानी उसकी किसके बारे में बताया? गुणवाचक विशेषण है कि वह कैसा बालक है? होशियार बालक है। तो यहाँ पर किसी से तुलना नहीं की गई है, केवल उसकी विशेषता बताई गई है कि राम होशियार है। जबकि दूसरे वाक्य में जब हम देखेंगे उसमें लिखा हुआ कि राम श्याम से क्या है? होशियार है। अर्थात दो में तुलना की गई है। और लास्ट वाला और अंतिम जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है कि राम सबसे होशियार है। तो यहाँ पर राम की सबसे तुलना की गई है। तो
आप देखेंगे कर्मशः पहले वाला जो वाक्य है वो कौन सी अवस्था का है, मूलावस्था का है। दूसरे वाला जो वाक्य है वो कौन से वाला वाक्य है, उत्तरावस्था का है। और तीसरा वाला जो वाक्य है वो है उत्तमावस्था का। कौन सी अवस्था का है, उत्तमावस्था का। तो ये बात आपके इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गई होगी कि जब एक संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाए, कोई विशेषता बताई जाए, तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है, विशेषण की मूलावस्था होती है। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाए, अर्थात दो में तुलना की जाए, तो वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। और तीसरी जो बात होती है वो होती है उत्तमावस्था की, जिसमें क्या होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में, यानी सबके साथ में क्या बताई जाती है, तुलना की जाती है सबके साथ में। तो वहाँ पर विशेषण की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, उत्तमा अवस्था होती है। तो विशेषण की अवस्था किसे कहेंगे, जब विशेषण का तुलनात्मक क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। विशेषण की तुलनात्मक जो स्थिति होती है उसे हम विशेषण की अवस्था कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जिन्हें हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा है। अब देखिए और जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है इनके बारे में, उसको और समझना है आपको कि कैसे हम समझ पाएंगे। विशेषण की पहली अवस्था मूलावस्था। तो इस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की किसी से तुलना नहीं की जाती है, इसे मूलावस्था कहा जाता है। जैसे अभी आपने समझा, जैसे राम बुद्धिमान है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बात होगी, इस प्रकार का जो वाक्य होगा और जिसमें केवल एक संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, तो वहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, मूलावस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी, मूलावस्था होगी। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था होगी वो होगी उत्तरावस्था। इस अवस्था में दो संज्ञा या सर्वनामों में तुलना की जाती है। इस अवस्था में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में तुलना की जाती है तथा विशेषण शब्दों से पूर्व में से का प्रयोग या फिर विशेषण शब्दों
के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है कि इस अवस्था में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में तुलना की जाती है तथा कि विशेषण शब्दों से पूर्व यानी पहले से का प्रयोग किया जाता है या फिर विशेषण शब्दों के बाद में क्या किया जाता है, तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है? तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसको समझेंगे कि जो मूलावस्था होती है उसमें केवल एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, उसकी क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। लेकिन जो उत्तरावस्था होती है उस अवस्था में हम क्या करेंगे कि जब क्या किया जाएगा, एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे से क्या किया जाएगा, तुलना की जाएगी। जैसे मोहन सोहन से अच्छा है। क्या है? मोहन सोहन से अच्छा है। तो यहाँ पे लिखा आपने कि मोहन और सोहन क्या है, दोनों संज्ञाएं हैं। इन दोनों में हमने तुलना की कि मोहन क्या है, सोहन से अच्छा है। तो हमने विशेषण शब्द से पूर्व में क्या जोड़ दिया, शेष जोड़ दिया है। क्या किया जाएगा, विशेषण शब्दों से पूर्व में से का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। से का प्रयोग करेंगे या फिर क्या करेंगे, विशेषण शब्दों के बाद में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, तर प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो समझिए जैसे राम श्याम से, राम श्याम से निम्न है या राम श्याम से निम्नतर है। क्या है, राम श्याम से निम्नतर है। या इसको ऐसे लिखेंगे कि राम से श्याम उच्चतर है। राम से श्याम उच्चतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो विशेषण शब्द होंगे उनसे पूर्व में या तो से शब्द जोड़ देंगे या बाद में क्या लगा देंगे, तर प्रत्यय लगा देंगे। तो यहाँ पर राम से श्याम क्या है, उच्चतर है यानी ऊंचा है। यानी दोनों में जब तुलना की गई तो राम श्याम से क्या है, राम से कौन है, श्याम उच्चतर है, ऊंचा है। तो यहाँ पर दो में तुलना की गई है। तो जब दो में तुलना की जाए या तो हम क्या करेंगे, विशेषण शब्दों से पहले से शब्द लगा देंगे जैसे यहाँ लगाया, या फिर हम क्या करेंगे कि जो विशेषण शब्द होंगे उनके बाद में कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, तर प्रत्यय जोड़ देंगे। तो ये बात किस अवस्था के संदर्भ में रहेगी, जो विशेषण की उत्तरावस्था होगी उसके संदर्भ में। अब आती है विशेषण की तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था, उत्तमा अवस्था। इसमें क्या किया जाएगा कि विशेषण की जो उत्तमा अवस्था होगी उसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो तुलना है वो किससे की जाएगी, सबसे की जाएगी। एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना किससे की जाएगी, सबसे की जाएगी। किससे की जाएगी, सबसे की जाएगी। तो जब सबसे तुलना की जाएगी तो उस स्थिति में कौन सी अवस्था होगी, विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी। तो उत्तमा अवस्था में क्या होता है, जिस प्रकार से हमने उत्तरावस्था में विशेषण शब्द से पूर्व से या बाद में कौन सा प्रत्यय जोड़ा, तर प्रत्यय जोड़ा, ठीक उसी प्रकार से उत्तमा अवस्था में हम क्या करेंगे, विशेषण शब्दों से पूर्व में क्या कौन सा शब्द रखेंगे। देखिए, तो तीसरी जो अवस्था होती है विशेषण की वो होती है उत्तमा अवस्था।
इस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सबसे तुलना की जाती है। सबसे का मतलब है कि एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सारी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से तुलना की जाती है। जैसे कक्षा की बात की जाए तो कक्षा में जैसे एक विद्यार्थी होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि कक्षा में राम सबसे क्या है, होशियार है। राम कक्षा में सबसे होशियार है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में विशेषण शब्दों से पूर्व में सबसे लिखा जाता है या फिर विशेषण शब्दों में तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, या तो विशेषण शब्दों से पहले क्या किया जाएगा, सबसे लिखा जाता है, सबसे शब्द लिखा जाएगा, या फिर विशेषण शब्दों में क्या किया जाएगा, तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो वो अवस्था कौन सी होती है, वह अवस्था उत्तम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तम अवस्था होती है। देखें, जैसे अभी मैंने कहा कि राम कक्षा में सबसे होशियार है। देखें, तो यहाँ पर कक्षा में यानी कक्षा में जो अन्य स्टूडेंट्स, अन्य विद्यार्थी, वो सब भी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो जब एक संज्ञा या एक सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनामों के साथ क्या की जाए, तुलना की जाए, यानी एक की सबसे क्या की जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो विशेषण शब्द होगा उससे पहले क्या लगा देंगे, सबसे शब्द लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे, जो विशेषण शब्द होगा उसके अंदर कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, उसके साथ में तम प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे श्याम कक्षा का श्रेष्ठतम विद्यार्थी है, अर्थात उत्तम अवस्था सबसे, यानी कक्षा का सबसे जो श्रेष्ठ स्टूडेंट है वो कौन है, श्याम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सभी जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उनसे तुलना की जाएगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो विशेषण शब्दों से पहले कौन सा शब्द लिख देंगे, सबसे शब्द लिख देंगे, या फिर हम जो विशेषण शब्द होगा उनमें कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, तम प्रत्यय जोड़ देंगे। इस प्रकार से बनने वाला जो शब्द होगा वो विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी। तो यहाँ तक की जो बात है आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि विशेषण की मूलावस्था कौन सी होगी, विशेषण की उत्तरावस्था कौन सी होगी, और विशेषण की उत्तमावस्था कौन सी होगी। जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या हो, विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर विशेषण की मूलावस्था होती है। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ क्या बताई जाए, यानी दो में जब तुलना की जाए, तो वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सारे यानी जो अन्य सभी हैं उनके साथ तुलना की जाए, तो वहाँ पर विशेषण की उत्तमावस्था होती है।
तो इन सब में हमें ये ध्यान रखना है, उत्तरावस्था में हम क्या करेंगे, या तो विशेषण शब्दों से पहले शेष शब्द लिखेंगे या उनके बाद में तर प्रत्यय जोड़ देंगे, और उत्तमावस्था में सबसे शब्द लिखेंगे या बाद में तम प्रत्यय जोड़ देंगे। इस प्रकार से विशेषण की तीनों अवस्थाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक की वार्ता आप लोगों के समझ में आ गई। इसके बाद छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा एक आप लोगों के साथ में, कि एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। देखिए क्या होते हैं ये। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण तो यहाँ पर पहले समझते हैं हम उद्देश्य और विधेय के बारे में। ये क्या होते हैं, देखिए हमारा जो वाक्य होता है उस वाक्य का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो हम किसे कहते हैं, उद्देश्य, यानी जो वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। बाकी के जो कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। यानी वाक्य में जो कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि राम गरीब, राम निर्धन व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, उद्देश्य है, और राम के बारे में जो कुछ कहा गया है वो सब क्या है, विधेय है। अर्थात वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो ही क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे, जैसे इस वाक्य को मैं ऐसे लिखूं कि चालाक बालक भाग गया। चालाक बालक क्या हो गया, भाग गया। तो यहाँ पर देखो बालक शब्द क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है और कर्ता है, क्योंकि जो भागने की क्रिया है वो कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। तो यहाँ पर बालक शब्द है वो कर्ता है, इसलिए ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य की जो विशेषता बताई, अर्थात इससे पूर्व जो विशेषण शब्द आएगा वो उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। यानी चालाक बालक, कैसा बालक, चालाक बालक, अर्थात कर्ता की क्या बता रहा है, विशेषता। तो कर्ता शब्द से पूर्व में यदि विशेषण आएगा तो वो उद्देश्य विशेषण होगा, क्योंकि कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और कर्ता के बाद में जो कुछ होता है वो विधेय होता है। क्या होता है, विधेय होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये लिख देता कि चालाक बालक तेजी से या बहुत तेज, इसको लिख देता मैं तेजी से। चालाक बालक बहुत तेजी से भाग गया। कैसे भाग गया, बहुत तेजी से। या इसको ऐसे लिखो, चालाक बालक बहुत तेज भागा। तो यहाँ पर देखिए आप, दोनों शब्द क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब विधेय, तो यहाँ पर आने वाले जो विशेषण होंगे वो क्या कहलाएंगे, विधेय विशेषण। यानी इसको ऐसे समझना आपको कि यदि जो वाक्य में कर्ता होता है, कर्ता ही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और कर्ता के बाद में जो आने वाले सारे शब्द होते हैं, अर्थात कर्ता के बाद में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। अर्थात यदि कर्ता से पूर्व कोई विशेषण शब्द आए तो वो तो उद्देश्य विशेषण होगा, और कर्ता के बाद यदि कोई विशेषण शब्द आए तो वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है
कि कर्ता है वही वाक्य में क्या होता है, उद्देश्य होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, विधेय कहलाता है। अगर कर्ता से पूर्व यानी पहले कोई विशेषण शब्द आए तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और कर्ता के बाद में आया हुआ जो वाक्य है उस वाक्य में यदि कोई विशेषण शब्द आए तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। तो ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से और समझिए आप इसको, समझिए कैसे। जैसे बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। क्या करता है, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाक्य में उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो यहाँ पर बालक शब्द वो संज्ञा है, करता है, इसलिए ये तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है हम उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बालक जो शब्द है उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, बुद्धिमान। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण, अर्थात कर्ता की क्या बताए, विशेषता। तो ये हो गया उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण कौन सा हो गया, कैसी किताबें पढ़ता है, धार्मिक। अर्थात यहाँ पर विधेय के अंदर भी जो क्या है, संज्ञा है, पुस्तकें जो संज्ञा है उसकी क्या है, कैसी पुस्तकें, धार्मिक विशेषता बताई जा रही है। तो अगर कर्ता से पूर्व कोई विशेषण होगा तो वो उद्देश्य विशेषण, यानी कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य से पूर्व यदि विशेषण होगा तो वो तो उद्देश्य विशेषण होगा। और उद्देश्य के बाद में जो कुछ कहा जाता है वो सब विधेय होता है। और विधेय के अंतर्गत कोई विशेषण शब्द आता है, अर्थात कर्ता से बाद में कोई विशेषण शब्द आता है तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। यहाँ तक की वार्ता आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब तक आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के क्या करती है, अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताती है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होती है, यानी एक संज्ञा सर्वनाम शब्द की क्या की जाती है, दूसरे से तुलना की जाती है, तो वो क्या अवस्था होती है, वो कौन सी अवस्था होती है विशेषण की, एक से एक की तुलना, अर्थात 2 में तुलना की जाए तो वो होती है उत्तरावस्था, और जब एक की सबसे तुलना वो होती है उत्तमावस्था, और जब विशेषण की विशेषता बताई जाए वो होती है विशेषण की मूलावस्था। इसके बाद हमने जाना कि उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या होते हैं। आज की जो अपनी वार्ता वो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।